डियर्स, वेलकम अगेन टू सारथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम इससे पहली क्लास में चर्चा कर रहे थे भारतीय इतिहास, इतिहास लेखन और लेखकों का दृष्टिकोण, और साथ में वो स्रोत जो इतिहास को, हमारे भारतीय इतिहास को इतिहास बनाते हैं, वो स्रोत जिनसे हम प्राचीन इतिहास के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हमने समझा था कि इतिहास होता क्या है कि नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशंस, जो खोज है, अन्वेषण है, उनसे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और सही ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, प्रमाणित ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, तो वही हमारा इतिहास है। हमने उसके द फादर ऑफ हिस्ट्री समझा था कि कैसे उनको फादर माना गया है। उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से औपनिवेशिक दृष्टिकोण के तहत हमारे इतिहास के लेखन की, इतिहास को जानने की प्रक्रिया चालू हुई, और वो ब्रिटिश के द्वारा की गई। जो ब्रिटिश राज्य यहाँ पर था, तो ब्रिटिश जो लोग थे, अधिकारी थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश की और बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद करवाया। क्यों करवाया वो सब हमने समझा। उसके बाद हमने देखा कि क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने हमारे इतिहास को इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है, तो हमारे भारतीयों ने एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण बनाते हुए अपने भारत के इतिहास को लिखा। हमने ये देखा कि सबसे पहला इतिहास भारतीय ने नहीं, एक विदेशी ने लिखा हुआ है, ऑर्थर स्मिथ ने। हमने उसके बाद देखा कि सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हमने ये देखा कि बंगाल में म्यूजियम बनाया हुआ है, पहला एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम अंग्रेजों ने बनाया, सबसे बड़ा संग्रहालय इसलिए बनाया वो समझा। उसके बाद हमने देखा कि जब भारतीय लेखकों का योगदान यहाँ पर मिला है हमें, तो हम अपने इतिहास को सही रूप में समझे हैं। और इतिहास को जो ये हम अन्वेषण करते हैं, या जो खुदाई वगैरह होती हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, या कुल मिलाकर इतिहास को जानने के लिए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, पुरातत्व चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए और उन पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, सर्वे करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो हमने ये सब समझ लिया था, लेकिन क्योंकि क्लास लंबी हो रही थी तो हमने उस भाग को वो कंप्लीटेड। अभी ये नया भाग स्रोत के रूप में हम अलग से ही देखेंगे। ठीक, और मैंने पहले ही बताया कि ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसमें हिस्ट्री आती है तो। ठीक, तो सभी लोग इसे समझें। और चलिए, तो देखिए, पहले आज हम केवल एक नज़र भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों पर एक नज़र मारने वाले हैं, थोरोली, कि वो हैं क्या, जिससे एक समझ बेसिकली हमारी बन जाए। और उसके बाद में हम डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ एक एक, जैसे कि यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत आएंगे, तो शिलालेख, कौन से शिलालेख पहले कौन से बाद में, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अगर मैं शिलालेख की बात करूं तो शिलालेख में हम बोलेंगे कि अशोक के शिलालेख नहीं, उनसे पहले फिर बोलेंगे कि हमारे वैदिक साहित्य वाले शिलालेख, या फिर वहाँ पे कुछ मिला नहीं मिला तो हड़प्पा वाला मिला, हाँ हड़प्पा वाला मिला। फिर बोलेंगे नहीं बोगज कोई का मिला, फिर बोलेंगे नहीं मिस्र के मिले। तो बड़ा कन्फ्यूजन, कौन से को पहले माना जाए, कौन से को बाद में माना जाए, किसका समय पहले, कौन सा खोजा पहले गया, तो अंतर होता है ना वहाँ पर। ये समझेंगे। हम समझेंगे कि सिक्कों का जो अध्ययन है वो अलग अलग तरह से, किस तरह से सिक्कों का, मोहरों का अध्ययन चला है, न्यूमिस्मेटिक्स समझेंगे। हम आगे जाके एक एक करके, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत हैं, तो साहित्यिक स्रोत में ये वैदिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक, ऐतिहासिक साहित्य और संगम साहित्य अलग अलग समझेंगे कि किस तरीके से ये, अगर साहित्य है, श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य, उनमें फिर एक साहित्य को उठाएंगे। ऋग्वेद है तो ऋग्वेद क्या था, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो, प्रॉब्लम ये होती है, अगर हम केवल कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं, तैयारी में एक चीज याद रखना, हिस्ट्री में खासतौर से ये प्रॉब्लम आती है, यदि हम केवल कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं तो हमारे फैक्ट्स बहुत सारे छूट जाते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जिनके बेस पे हम कॉन्सेप्ट, और यदि हम केवल फैक्ट्स कर लेते हैं, फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, तो हमारे वो कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके आधार पर फैक्ट्स
को याद रखा जाए, तो अब करें क्या? तो मेरा मानना ये है कि हमें दोनों चीज़ों का समावेश करना चाहिए स्टडी में। हालाँकि थोड़ा लंबा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा करने से अब देखो, यदि आप स्टडी कर रहे हैं और कोई पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है? एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी दी जाती है और फैक्ट को छोड़ा जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि आप तैयार कर लेना। लेकिन आप तैयार कैसे करेंगे? ये बड़ी समस्या है, तैयार करें कहाँ से? तो मेरा मानना ये है कि सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल भी और फिर फैक्चुअल भी, फैक्ट्स भी साथ में लेके चलें, जिससे कहीं से कुछ बचे ही ना। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर डिपेंड करके छोड़ दिया कि भई अ, ये हमारे प्राचीन इतिहासकारों की पुस्तकें हैं, आप लोग कर लेना। नहीं, मैं बताऊँगा कि कौन-सी करनी है, कहाँ से करनी है, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, जब हम साहित्य में चलेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट आएँगे, हमारे ब्राह्मण साहित्य है, वो साहित्य है, यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें आएँगी, ठीक? तो हमें ही करना है वो सब कुछ। तो हम करेंगे, एक-एक करके डीपली चलेंगे, लेकिन फिलहाल क्या पहले प्राचीन इतिहास के एक स्रोत पर एक नज़र आज लगा लेते हैं। तो चलिए, देखिए, है क्या कि हम इतिहास को जानने के लिए स्रोत क्या है? इतिहास को जानने का वो माध्यम जो हमें प्राचीन समय से या पुरानी चीज़ों से मिला है, पुराने समय से हमें मिला है। स्रोत हमारे 2-3 तरह के होते हैं। एक प्राथमिक स्रोत, यानी कि डायरेक्ट हमें मिला हुआ है। अभी हम इस चीज़ पर नहीं जा रहे, हम पुरातत्व स्रोत करेंगे जब समझेंगे इस चीज़ को। फिलहाल हल्का-सा ये ध्यान रखें कि एक चीज़ हमें डायरेक्ट मिली है। मान लिया हमने हमें मोहरें मिली हड़प्पा सभ्यता की, वो प्राथमिक स्रोत है। उनके आधार पर किसी ने लेखन किया और जो पहला लेखन है, वो हमारा स्रोत है। फिर उसको पढ़ के जो हम बुक लिख रहे हैं, वो हमारे वित्तिक स्रोत हैं। समझ गए? अब तो हम केवल आज स्रोत की बात कर रहे हैं, ये प्राथमिक द्वितीयक छोड़ के, जो भी स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं, जिनसे इतिहास को जानने में हमें मदद मिलती है। तो वो क्या हैं? एक हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, दूसरे हमारे साहित्य स्रोत हैं और तीसरे हमारे साहित्यों में ही विदेशी यात्रियों का विवरण है। एक एक हमारे साहित्य, एक विदेशियों ने जो भारत के लिए लिखा, वो साहित्य है। ठीक है? तो अब देखिए, इसमें प्रमाणित किसको माना जाए? तो सारी चीज़ें ही माननी पड़ेंगी, क्योंकि पुराने समय में क्या हुआ, उसके लिए एक बेसिक समझ हमारी कैसे बनेगी? या यदि अभी हम बात करें, मान लिया अभी हमारा कोई कोई चीज़ भी क्लास हमने की, मान लिया कोई मूवी है, उस मूवी में जिस भी तरीके से फ़िल्मांकन हुआ है, अगर उसे उस फ़िल्मांकन को अब से 200, 400, 500 साल बाद देखा जाए, अब हो सकता है कि वो एडवांस टाइम को करके ही दिखाया गया हो, एलियंस को दिखाया गया हो। तो अब वो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर एलियंस थे या नहीं थे, वो रिसर्च करेंगे कि अगर कोई मिल गया है मूवी में, एलियंस आया ऋतिक रोशन के पास, तो वो वास्तव में था या नहीं था। अब ये उनका काम हमने बढ़ा दिया। अब उसको वो लोग 500 साल बाद या 1000 साल बाद सही माने या गलत माने, तो उसके ऊपर शोध चलेंगे, रिसर्च चलेंगी, सर्वे चलेंगे, फिर जो भी वो माने। तो वही हमारे इतिहास के साथ में हुआ है। यदि कोई चीज़ 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहली है, पाषाण काल में गए तो थोड़ा और पहले, तो हम डिसाइड कैसे करें कि वो सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है? तो कई बार यहाँ पर जो आपको ये स्रोत मिलेंगे, उनमें थोड़ा-सा आपस में कन्फ्यूज़न मिलेगा। एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा, कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने लिखा, लेकिन ये यहाँ पर हम लिखेंगे भी, है ना? साहित्य में, लेकिन क्या वास्तव में चाणक्य ने लिखा? तब कौटिल्य ने वास्तव में लिखा? इस पर वाद-विवाद चलता है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो एक बार में, एक खंड में लिखा ही नहीं गया है। वो अलग-अलग समय पर, टाइम टू टाइम लिखा गया है। अब जब अलग-अलग समय पर बहुत लंबे समय में उसको लिखा गया है, तो वो व्यक्ति जो कौटिल्य है, वो इतने साल तो नहीं जिएँगे।
200 300 400 साल, मतलब कहीं ना कहीं फिर कन्फ्यूजन आ गया। तो ऐसे करके बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज केवल ये बेसिक समझ एक बार देखें आप। देखिए, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझ बनाने के लिए, ये मत सोचिएगा कि यहाँ से तो आए नहीं, बार बार यहाँ पे हाथ किया जाता है और फिर वापस। क्योंकि बेसिक समझ होनी बहुत जरूरी है। हम किसी चीज को बार बार 10 बार ना पढ़े, एक बार में इतनी समझ हमारे अंदर आ जाए कि यदि हम दोबारा पढ़े तो केवल रिवीजन करें। ऐसा ना हो कि हम फिर से दोबारा तैयारी पर लगें कि हमने क्या पढ़ा था। तो बेसिक समझ होनी चाहिए। तो चलिए, देखिए ये हमारे पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी कि जो हमारा प्राचीन समय रहा है, यदि वहाँ पर खुदाई में या चीज़ों में या पुरानी चीज़ें हमें जो मिली हैं, जहाँ पर लेखन नहीं हुआ है या फिर लेखन हुआ है तो वो हमें समझ में नहीं आया है, या फिर समझ में भी आया है तो हम उसको प्रमाणित लेखन के आधार पर नहीं मान रहे, हम इन चीज़ों के आधार पर मान रहे। किन चीज़ों के आधार पर? यदि हमें कोई फिजिकल एविडेंस मिला है ना, तो हम उस चीज़ के आधार पर। कैसे? प्रैक्टिकली समझें आप। आपके शहर में एक मर्डर हुआ, मिस्ट्री, एक मर्डर हुआ और उस मर्डर के जो एविडेंस मिले, आप किसको सत्य मानेंगे? यदि आपको एक सुसाइड नोट मिल रहा है, मतलब एक लाश पड़ी हुई है, आप किसको सत्य मानेंगे? यदि आपको एक सुसाइड नोट मिल रहा है या फिर आपको लाश मिल रही है, ये सोचने वाली बात है कि आप पहले किस चीज पर प्राथमिकता किसे देंगे। दोनों ही चीजें हैं, मतलब साहित्य, लेख, सुसाइड नोट और वो लाश। पहले लाश पर जाएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम सुसाइड नोट को उससे मैच करेंगे और देखेंगे कि क्या ये इसमें जो लिखा हुआ है वो सही आ रहा है, इसके जो रिमार्क्स हैं क्या वो बिल्कुल इसी तरह से हैं, क्या इस तरीके से इसने सुसाइड किया होगा। समझे थोड़ा सा? तो यही यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर वो एविडेंस जो हमें फिजिकली मिले हैं, हम पहले उन्हें देखते हैं। तो उन्हें बोला जाता है पुरातात्विक, पुराने तत्व के मिले हुए साक्ष्य, पुराने तत्व के मिले हुए साक्ष्य। ठीक। अब इनमें मिलता क्या है? तो तीन चीजें हैं। वो तीन चीजें क्या है? पहला, अभिलेख। ठीक। दूसरा, ये मोहरें या मुद्राएं या सिक्के, और तीसरा हमें कलाएं मिलती हैं। तीनों चीजों को ध्यान रखना है, एक एक करके हम डिटेल में भी करेंगे। फैक्ट्स हम डिटेल में बहुत सारे कलेक्ट करेंगे, उन्हें याद करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो अब ये अभिलेखों में क्या है? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, धातु लेख, धातु अभिलेख। मतलब होता क्या था, जो पुराना समय है वहां पर कागज तो था नहीं, डायरी तो थी नहीं कि डायरी लिख लेते, या फिर संविधान को हम एक बड़ी सी किताबों में समा देते। हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे कि हम उन्हें कंप्यूटर में चढ़ा देते, ऑनलाइन कर देते, क्लाउडिंग कर देते, ऐसा नहीं था। तो वहां पर अगर ये है क्या, शिलालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, गुहा लेख क्या है और धातु लेख क्या है, तो जो शिलाओं पर लिखे गए लेख हैं, ठीक, जो स्तंभ अर्थात बड़े बड़े खंभों पर लिखे गए लेख हैं, जो गुफाओं में लिखे हुए लेख हैं, जो धातुओं पर लिखे हुए अभिलेख हैं। समझ गए क्या है? इसका मतलब क्या है? मान लिया कोई राजा है पुराने समय में, जब ये कागज पत्रम नहीं है ना, कपड़े वगैरह हैं उन पर लिख दिया। अब उस राजा को क्या करना है? अपना कोई फरमान जारी करना है ना, मतलब कोई नियम बनाना है, और वो नियम उसने बना दिया है कि कल से ये चीज लागू, जीएसटी लागू, नोटबंदी लागू। ठीक है। तो अब वो लोगों को, प्रजा को कैसे पता चले, इम्प्लीमेंट कैसे हो? तो वो क्या करेगा? चट्टान देखेगा बड़ी सी, उसे प्लेन कराया और वहां पर उसको गढ़वा के खुदवा दिया। चट्टान का मतलब शिला, पत्थर का मतलब शिला, तो उस शिला पर खुदवा कर और लिखवा दिया। ठीक, ऐसा माने जैसे कि आपके मोहल्ले में किसी विधायक ने और रोड बनवाई, और रोड बनवाते के साथ एक पत्थर लगवा दिया, यह मार्ग यहाँ से और वहां तक माननीय विधायक जी के द्वारा निर्मित कराया गया है। तो अपना
प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी प्रशस्ति के लिए, प्रशंसा के लिए, या फिर अपने किए गए कार्य के लिए, या फिर हुक्म देने के लिए। मतलब सभी कार्यों के लिए क्या कर दिए जाते थे, शिलाओं पर लेख लिख दिए जाते थे। या फिर वही लेख अगर खंबे पर लिखे हुए हैं, बड़े बड़े खंबे, पिलर्स बनवाए पत्थरों के ही, और उन पर उसी काम को जो चट्टान पर करवा रहे हैं वो काम उस पर करवा दिया, और उन्हें एक जगह शहर के, नगर के, गांव के कहीं भी बाहर गेट बनवा दिया। तो वो क्या हो गए, शिलालेख। जो है लेख गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं। अब एक गुफा चित्रकारी भी है जो हमें मिली है। वो चित्रकारी हमारी पाषाण काल से है, लेकिन अभी हम केवल गुहा लेख की बात कर रहे हैं। जो लिखे गए गुफाओं में लेख हैं, ठीक। वो सब मान लिया किसी गुफा में आजीवक धर्म के लोग या बौद्ध धर्म के लोग रह रहे हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ चीजें लिखे, मंत्र लिखे अपने हिसाब से, तो वो सब। उसके बाद धातु अभिलेख, धातु की पत्तियां ना, जैसे मान ले ये पैनल ही है, ये बोर्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, धातु होती है। हम धातु पर, हम पत्थर वगैरह पर नहीं, हम ऐसा माने, छोड़ो, हमें शादी का कार्ड किसी को भिजवाना है, अभी तो हम कार्ड भिजवा रहे हैं, पहले समय में क्या करेंगे, कागज है नहीं, या तो कपड़े पे लिखवा के भिजवा दिया। अब थोड़ा सा और अच्छा होगा तो क्या किया जाएगा कि धातु की एक पत्री बनवाई, और उस धातु की पत्री पर क्या करवाया, वो विवाह आमंत्रण लिखवाया, और वो दूसरे राज्य को भिजवा दिया, आमंत्रित। केवल एक उदाहरण दिया है। तो वो धातु की पत्ती पे जो लेख लिखे गए उनको धातु अभिलेख बोल रहे हैं। हो गया। अब ये जो अभिलेख हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि सबसे जो प्राचीन अभिलेख हमें मिले हैं, वो अभिलेख का मतलब कोई भी लेखन, उनमें से शिलालेख मतलब पत्थरों पर लेखन, स्तंभ लेख मतलब स्तंभों पर, खंभों पर, गुहा लेख मतलब गुफाओं में, और धातु लेख मतलब धातु की पत्तियों पर, एक चादरों पर धातु की। और सबसे पहले मिस्र में मिले हैं, भारत के संबंध में बोगजकोई में मिले हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं। जो लिखने समझने वाले हैं वो अशोक के पहले मिले हैं। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि किसका अभिलेख प्रमाण नहीं मिला है, किसका मिला है, पहले कौन सा मिला है, बाद में कौन सा मिला है, कौन सा कहाँ से मिला है। तो वो सब समझेंगे हम बाद में, समझ गए होगे। अभी ये मोहर, मुद्राएं और सिक्के, ये सब भी किस में आते हैं, पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। मोहरें कैसे, मोहरों का मतलब क्या होता है, आज हम मतलब समझ रहे हैं सारी चीजों का, और कहाँ कहाँ से किस तरह से। तो मोहर या मुद्राएं हमें क्या है, जैसे हड़प्पा सभ्यता से पशुपति की मोहर मिली, मोहर वही स्टाम्प, ठोक दिया और भेज दिया, स्टाम्प ना, मोहर। अब वो मोहर यदि पहले समय में मिली होगी तो वो कहाँ कहाँ, जैसे अभी मोहर कहाँ यूज करते हैं, कार्यालयों में मोहर यूज करते हैं, उसके अलावा कहीं करते हैं, जन सामान्य सामान्य ही कहीं 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 करते हो सामान्यतः। अगर आपने घर बनवाया हो और उसमें ईंट लगवाई हो, तो ईंट पर, जिस भट्टे की ईंट होंगी, वहां पर उसका नाम या कोई चिन्ह होगा, है ना, वो भी क्या है, एक मोहर ही है। उसने अपना सांचा ढाला और अपनी पहचान बनाने के लिए उसको वहां पर छापा, निकाल दिया, समझे। तो मोहर का मतलब केवल वही नहीं कि हम ठप्पा लगा रहे हैं, मोहर का मतलब जहां जहां अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ चीज की गई होगी, है ना, वो मोहर। पशुपति की मोहर हड़प्पा सभ्यता से क्या मिली, एक योगी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, चारों तरफ पशु हैं, तो कुछ दिखाने के लिए, बताने के लिए। सिक्के, सिक्कों का चलन धीरे धीरे कहाँ से आया, तो भारत पर जैसी विदेशी वंश आने लगते हैं, सिक्के भी आने लगते हैं। यवन वंश आएगा, कुजुल कट फेसिस आएगा, मतलब कुछ वंश आएंगे बाहर से, और वो वंश क्या करेंगे, वो सिक्के ढालेंगे अपने। कुछ धातुओं के सिक्के, चांदी के सिक्के पहले आ रहे हैं, सोने के सिक्के आ रहे हैं, और शीशे के सिक्के, एक विशेष
वंश के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए जाएंगे। तो पहले क्या था, पहले वस्तु विनिमय हो रहा है, वस्तु के द्वारा हम मोल भाव कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कौड़ी और ये सब चलने लगे, फिर पैसे को अहमियत होने लगी तो वो सिक्के चलने लगे। अब ये सिक्के अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के सिक्के चले। सिक्कों से क्या पता चला है, सिक्कों और मोहरों से क्या पता चलता है, इनसे पता चलता है कि उस वंश का वजूद कितना होगा, है ना। यहाँ देखो, यहाँ आप उनकी प्रशस्ति मिल ही रही है, लेकिन इन सिक्कों मोहरों की क्या वैल्यू हमारे इतिहास को जानने में, वैल्यू है। कैसे है, आप एक चीज बताइए। आप मान लिया आपके पास या मेरे पास 1 तोले सोना है, एक घर है छोटा सा 2 कमरों वाला, साइकिल है, आधा बीघे जमीन है, और एक मेरा मित्र है उसके पास 10 तोले, 10 तोले भी नहीं, उसके पास आधा किलो सोना है, उसके पास एक बड़ा सा आलीशान सा बंगला है, ठीक, उसके पास जमीन है। अब इसका मतलब क्या है, उसकी पहचान हो रही है किससे, कि वो राजवंश कैसे होंगे। तो हमें पहचान पहली चीज किससे हो रही है। अगर मेरे पास सोना कम है, दूसरे के पास सोना ज्यादा है, उदाहरण के लिए शादी विवाह में जाते होंगे, महिलाएं जाती होंगी, गले का हार, कानों के कुंडल, ये वो बहुत सारी चीजें। अब क्या बोलें, जितना सोना है, घर कुछ नहीं, लेकिन जब जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सोना लपेट के शादी विवाह में जा रहे हैं। गर्मी पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं, लेकिन वो सोना लटका हुआ है ना, सारे में, गले में, बाजुओं में, चूड़ियां वगैरह सोने की, कानों में, पता नहीं क्या क्या। और जब घर पे हैं तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अपना स्टेटस दिखाने के लिए, स्टेटस की पहचान किससे हो रही है, सोने से। अब इस चीज को समझे कि सोने से हो रही है, ज्यादा सोने से हो रही है, मतलब सो जाने से नहीं, ये वाले सोना जो हमारे सिक्के, मोहरें, मुद्राएं, ये जो धातुएं मिली हैं, धातुओं के मिले हुए हैं। अब सोने से हो रही है तो चांदी से क्यों नहीं हुई, है ना। और सोने में भी हो रही है तो शुद्ध सोने से, कहीं नकली तो नहीं पहना हुआ है। 18 कैरेट है या 22 कैरेट है या 24 कैरेट है, शुद्ध सोना है। तो वहां से राजवंशों की पहचान हो रही है, उनका वजूद पता चल रहा है, इतिहास का पता चल रहा है उनके, कि वो कैसे रहे होंगे, है ना। हमें सोने के सिक्के मिले, शुद्ध सोने के सिक्के मिले, एक वंश में शुद्ध सोने के सिक्के मिले, और एक वंश में बहुत ज्यादा सोने के सिक्के मिले, मतलब बहुत सारे क्वांटिटी में। तो हमने उन उन लोगों को समझा कि हाँ वो समृद्ध थे, वहां से एक समझ पैदा होती है। तो समझे ये क्या है। अब उसके बाद आती है कलाएं, इसमें मूर्ति कला, पता ही होगा। स्मारक या भवन, स्मारक भवन क्या, पता ही है कि बड़ी बड़ी इमारतें, स्थापत्य कला, है ना, प्राचीन काल से ही धीरे 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 बन के आ रही हैं, और भवन निर्माण हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलाओं में मूर्तियां बन रही हैं। इतिहास को जानने में मदद मिल रही है, कैसे, पहली मूर्ति किसकी बनी, मूर्ति पूजा हड़प्पा में होती थी या वैदिक में होती थी, या दोनों में होती थी, या किसी में नहीं होती थी, है ना। जब वहां से कुछ मिलेगा, उस समय से कुछ मिलेगा, भी तो हमें पता चलेगा कि वो लोग मूर्ति की पूजा करते थे या नहीं करते थे। जब हमें वहां वैदिक सभ्यता से यदि कोई मंदिर मिल जाता, या कोई भवन ऐसा मिल जाता, या भवन निर्माण ऐसा हो जाता, तो जो मंदिर की आकृति होती, तो सीधा सीधा था कि ये मंदिर मतलब इस तरह से आस्तिकता रखते होंगे। लेकिन वहां से मूर्तियां क्या मिल रही हैं, वहां से प्रकृति की चीजें मिल रही हैं, प्राकृत। हड़प्पा से क्या मिल रहे हैं, खिलौने की आकृतियां मिल रही हैं। तो वहां से उन हड़प्पा से हमें खुदाई में शहरों के, हमें बड़ा तालाब मिला, अन्नागार मिले, बड़े बड़े अन्नागार, कब्रें मिली, कब्रगाह मिले, कब्रिस्तान। तो वहां उन्हें समझने में मदद मिल रही है कि ये था क्या। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं भारतीय साहित्य, ये बहुत बड़ी चीज है, इसे अभी लेके चलेंगे, पहले इन दोनों को निपटा लेते हैं, एक ये और एक ये। तो देखो यहाँ पर क्या है,
विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री क्योंकि भारत में आते रहे हैं पहले से ही, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना अपना वर्णन किया है। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि यूनानी साहित्य, यूनानी या रोमन, हेरोडोटस ये पहले ही आ गया, इतिहास के पिता। हेरोडोटस क्यों किया, क्यों माना गया, वो बताया हुआ है। टोलमी, अब देखो टोलमी का जिक्र आपने ज्योग्राफी में भी सुना होगा, हेरोडोटस का जिक्र ज्योग्राफी में शायद नहीं सुना होगा। लेकिन हेरोडोटस को मैंने जब बताया तो वहां पर ये भी बताया कि ये भूगोलवेत्ता भी थे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट एक ही है पहले, जिस समय के ये हैं ईसा पूर्व के। ठीक है। मैगस्थनीज, ये जय बाद में आ गया, मैगस्थनीज है। तो मैगस्थनीज इंडिका लिख रहे हैं, बहुत सारा वहां से पता चल रहा है कि किसी वंश विशेष का प्रशासन कैसा है। निर्याकस किसी का सेनापति था, यहाँ पे रहा और यहाँ के बारे में वर्णन किया। अब यूनानी है या रोमन है, यूनानी है तो किसी के साथ आया होगा, सिकंदर का सेनापति हो सकता है, आगे अभी समझेंगे। तो ये अपने हिसाब से लिख रहे हैं। फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, कौन चीनी यात्री हैं। एक किसी के समय आएगा, एक को यात्रियों का राजकुमार बोला जाएगा। एक हर्षवर्धन के समय आकर पूरे हर्ष चरित्र बहुत बड़ी व्याख्या करेगा। कुछ का यहाँ से बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाने का काम इनका हो जाएगा, बौद्ध धर्म पर अध्ययन करने यहाँ पर आएंगे, बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करने यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक। अरबी लेखक हैं अलबरूनी, इब्न बतूता, और भी बहुत सारे, ये केवल कुछ। तो अलबरूनी एक ऐसी पुस्तक लिखता है जिससे हिंदुस्तान के बारे में काफी कुछ जानने मिलता है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। अलबरूनी ये, अभी हमने देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, इन्हें हम एक बार में एक क्लास में समझेंगे, अलग समझेंगे। अभी इन्हें देख लेते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर ये सारे वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य, तीन चीजें हैं। वैदिक या धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और संगम साहित्य, तीन चीजें हैं। जो हमारे भारतीय साहित्य, तीन तरह के स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, और तीसरे ये विदेशी का वर्णन। तो ये साहित्यिक स्रोत में क्या मिलता है हमें, धार्मिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य मिलता है, धार्मिक साहित्य में दो तरह के साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ठीक। ऐतिहासिक या लौकिक साहित्य है, तीसरा संगम साहित्य है। तो जो उत्तर भारत में हमें मिलता है वो ये साहित्य है। अब इस साहित्य को हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये डिटेल में समझने वाला है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ से ये रचनाएं याद रखनी है सारी ही। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, फिलहाल के लिए तो मान लेते हैं कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र को लिखा, तो ध्यान रखना है अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक थी जिसको कौटिल्य ने लिखा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। अब ये ऐतिहासिक चीजों का वर्णन इसमें मिल रहा है। ठीक। तो अष्टाध्यायी को लिख रहे हैं, तो ये 8 अध्यायों वाली पुस्तक पाणिनि ने लिखी, जो क्या थी, जो व्याकरण की पहली पुस्तक थी। ठीक, तो व्याकरण की पहली पुस्तक लिखी गई, अष्टाध्यायी। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसका विलियम जोन्स ने अंग्रेजी अनुवाद करवाया, कालिदास का एक पूरे विश्व के हिसाब से सर्वोत्कृष्ट नाट्य है। कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके साथ साथ कालिदास ने रघुवंशम, मेघदूतम, माग्नि, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब लिखा। अब देखो इसमें अलग अलग कहानी है, यहाँ पर कहानी है, अब उस कहानी को हम एक करके अभी आज ही ले लेंगे तो इन कहानियों को नहीं समझना, इनके पीछे अगर कुछ हमें सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ है, एग्जाम से रिलेटेड, तो केवल देखेंगे। जैसे यहाँ पर है मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन, वसुमित्र का, सॉरी, पुष्यमित्र का पुत्र, उसकी कहानी को लिख रहे हैं मालविका के साथ प्रेम संबंध को लेकर। कौन लिख रहे हैं, हो गया। आगे विक्रम और वर्षम, रघुवंशम, तो ये अलग अलग साहित्य है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी, जो कश्मीर के इतिहास को जानने का एक विशेष स्रोत है, और कहा जाए तो एकमात्र ही विशेष स्रोत राजतरंगिणी, जिससे कश्मीर का पूरा इतिहास समझा जा सकता है। हाँ?
कल्हड़ ने। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र, हर्ष चरित्र, ठीक है, और कादम्बरी हर्ष को लेके लिखी गई। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। तो ये सारी रचनाएं याद रखनी है आप लोगों को। एक बार देख लीजिए, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि अष्टाध्यायी, कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक, याद रखनी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी, बाणभट्ट की हर्षचरित और बाणभट्ट की आत्मकथा और कादम्बरी, उसके बाद विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अब यहाँ पर आते हैं संगम साहित्यों पर। संगम साहित्य का मतलब क्या है? संगम का अर्थ है कवियों का संगम। और कहाँ पर? तमिलनाडु, मदुरई। 3 संगम हुए, आगे चल के आ जाएगा। दक्षिण भारत का इतिहास हमें यहाँ से देखो, दक्षिण भारत का इतिहास थोड़ा लेखन कम मिला है हमें, लेकिन जितना मिला है तो यहाँ है। 3 संगम हुए कवियों के, हजारों की तादाद में रचनाएं लिखी गई, कई सौ कवि मिले। कहाँ पर? मदुरई, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के संगम, पांड्याचोल, चेरवंश, नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आ जाएंगे। तो वहां पर जो 3 संगम हुए, पहले संगम की रचनाएं हमें नहीं मिलती हैं। दूसरे संगम की एक रचना हमें मिलती है, तोल्लकापियम, ठीक है, जो दूसरे संगम की रचना थी। और बाकी तीसरे संगम की रचना है। तो ये याद रखनी है कि ये कौन सा साहित्य है, इस तरह से याद रखना है। पहला तोल्लकापियम, फिर उसके बाद तिल्लपादिकारम, मणिमैथिले, जीवक चिंतामणि, वाल्यापंथी, कुंडलाकेसी। ठीक, ये कहाँ पर, कहाँ के साहित्य हैं? तो ये हमारे दक्षिण भारत के साहित्य हैं। अब आते हैं ये, यानी कि हमारा क्या, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हमारे 2 तरह के साहित्य मिलते हैं, ये भी खत्म। ठीक, भारतीय इतिहास एक बार शुरू से देखें। ये हमारे 3 तरह के स्रोत, एक पुरातात्विक, एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी यात्रियों का वर्णन। विदेशी यात्रियों का विवरण यहीं पे हम खत्म कर लिया। डिटेल में इन्हें कौन कौन सी पुस्तकें थी वो अलग से समझेंगे। पुरातात्विक स्रोतों को हमने यहीं पे खत्म कर लिया। कौन से अभिलेख, कौन सी मुद्राएं, कौन से कलाएं, भवन निर्माण, मूर्तियां, वो अलग से समझ लेंगे। ये यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे खत्म आज की क्लास में बेसिकली। ठीक, अब बचा ये भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक और संगम। भारतीय साहित्य में धार्मिक, ऐतिहासिक और संगम, ठीक है। इसको हमने यहीं पर खत्म कर लिया, ऐतिहासिक साहित्य को। इसे हमने यहाँ पर खत्म कर लिया, संगम साहित्य को। अब बचा कौन सा? हमारा धार्मिक साहित्य। हम धार्मिक साहित्य को अब आगे लेके चल रहे हैं। तो धार्मिक साहित्य में क्या आते हैं? हमारे 2 तरह के साहित्य आते हैं, एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा ब्राह्मणेतर साहित्य। अर्थात एक वैदिक, वैदिक से रिलेटेड साहित्य और एक वैदिक से आगे का साहित्य। ठीक, मतलब वैदिक के रिलेटेड साहित्य ब्राह्मण साहित्य है, जो वैदिक काल से जुड़ा हुआ साहित्य है, ब्राह्मणों से, आर्यों से जुड़ा हुआ साहित्य है। उसके बाद में उसके आगे, तो पहले हम ये समझ के खत्म कर लेते हैं, हम उसको आगे लेके चलेंगे। ठीक, तो पहले ये क्या, ब्राह्मणेतर मतलब वैदिक समय के आगे जो साहित्य लिखा गया, उसमें 2 तरह के साहित्य जरूरी हैं। कौन से? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। अब जैसे मैं पूछूं कि, अब देख ही लिया होगा ये यहाँ पर ऐसा आ जाता है पुराण, है ना। अब यहाँ पर कल की पुराण, ये कली का पुराण लिख गया है, कल की पुराण है वैसे ये। तो यदि ये लिखा हुआ है कली का पुराण, तो हमें आ जाएगा चारों पुराण कि ये किससे संबंधित हैं। अब क्योंकि पुराण या 4 आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित नहीं है। और आपको आ गया कि भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, दीपवंश और कलिका पुराण। आंसर कर देंगे कलिका पुराण को फौरन। क्यों कर देंगे? क्योंकि पुराण का मतलब तो ब्राह्मण साहित्य है, जैन धर्म का मतलब क्या रह गया? ये रहे पुराण, 18 पुराण। लेकिन नहीं, ये कलिका पुराण अलग है इन 18 पुराणों से, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो एक नजर इनकी जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा
साहित्य कौन सा है? तो बौद्ध ग्रंथ में कौन कौन से हैं? त्रिपिटक। किसके बारे में वर्णन मिलेगा इनसे? इनसे बौद्ध के बारे में। बौद्ध के समय का, और बौद्ध राजाओं का, मतलब बौद्ध के समय के राजाओं का, यहाँ से जैनियों का। ठीक, तो यहाँ पर त्रिपिटक है ना, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, तीनों नाम सुने होंगे। तो सुत्त, अभिधम्म, विनय, ये आगे चल के आ जाएंगे तो त्रिपिटक, तीन पिटक। अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय और यहाँ पर भगवती सूत्र, दोनों से एक राजवंश का वर्णन मिलता है ना। वो हो सकता है मौर्य या वो हो सकता है गुप्त। ठीक, वो आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ से अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ, ध्यान रखना है। उसके बाद दीपवंश महावंश, क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्नो, मिलिंद का वाद विवाद, प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न, तो वो क्या है? बौद्ध ग्रंथ। आगे चल के एक एक करके हम समझेंगे ये भी। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बौद्ध से, महात्मा बुद्ध से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित, पुराने जीवन से संबंधित, तो वो क्या? जातक कथाएं। तो सबको याद रखना है। उसके बाद जैन ग्रंथ में क्या आते हैं? आगम आते हैं, भगवती सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, कल्प सूत्र पूछा जाता है, कल्प सूत्र यहाँ पे भी आएगा। तो उनमें से, अब देखो ये, अभी मैं जब इन्हें समझाऊंगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये बहुत बाद की चीजें हैं। उनमें से कल्प सूत्र इसमें का है। ठीक, तो अब ये कल्प सूत्र यहाँ पर भी आएगा और कल्प सूत्र यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर हमारे 4 सूत्र आएंगे। ठीक है, सूत्रांग 6 में से एक के 4 बनेंगे। तो उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो आ जाता है, तो कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है या फिर इनमें से किसी एक से संबंधित है? दोनों आंसर रहेंगे। भद्रबाहु चरित किससे संबंधित? जैन धर्म से। और पुराण मैंने बता दिया, ये कल का पुराण किससे संबंधित? जैन से। ठीक है, अब आते हैं आगे। कलिका पुराण को इसमें विशेषता ध्यान रखना है। अब देखो, ये तो हमारा केवल इतना याद रखना था कि बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं, जैन ग्रंथ कौन से हैं। ठीक हो गया, काम खत्म। इन्हें हम जैसे जैसे बौद्ध और जैन को पढ़ते चले जाएंगे, पूरा बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, पूरा जैन धर्म पढ़ेंगे, वहां पे आ जाएगा। इनका काम खत्म। अब इन्हें समझते हैं, ये क्या है। तो देखिए, अभी दोबारा देखो, ब्राह्मण साहित्य में एक श्रुति साहित्य और एक स्मृति साहित्य है, जिन्हें श्रुति के आधार पर लिखा गया, यानी कि हम सुनने के आधार पर, हमारे पूर्वज कुछ कहानी बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं अपनी पीढ़ी को। मैंने अपने संतान को बताया, उसने अपनी संतान को, ऐसे करके कहानियां बढ़ती, आगे बढ़ती चली गई, और कंठस्थ ही वो हमारी चलती चली गई, और आगे जाके उन्हें हमने लिख दिया। तो वो स्मृति साहित्य। जो स्मृति के आधार पर लिखी गई कहानियां हैं, मतलब ग्रंथ हैं, वो स्मृति साहित्य है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। तो श्रुति साहित्य में ये 4 चीजें आती हैं, दोबारा देखें। श्रुति साहित्य में 4 चीजें आती हैं, स्मृति साहित्य में ये आते हैं। तो श्रुति साहित्य पहले 4 वेद हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब मैं यहाँ पर डाउट क्लियर करूंगा। एक चीज का डाउट रहेगा, अगर आप ऋग्वेद वैदिक काल पढ़ते हैं, तो वैदिक काल में एक आता है ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऐसे समझे, ये वैदिक काल का, ये ऋग्वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल से जो हमें ग्रंथ मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद। खत्म। बाकी सब कुछ जो मिलता है वो यहाँ से मिलता है। तो ये जो सारा मिला हुआ है, वो लेखन यहाँ पे हुआ है। ऋग्वेद के बारे में जो वर्णन है वो यहाँ पर है, ऋग्वेदिक में। ठीक, इस चीज को याद रखना है। और उसके बाद जो आएगा वो आगे वाले। तो फिलहाल हम ऋग्वेद, 4 वेद हैं हमारे। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हो गए। अब इन वेदों की, क्योंकि वेद जो है वो हमारे कैसे हैं? पद्य में। उसका एक वेद का एक रूप गद्य में भी है। एक वेद के 2 भाग हैं, उसका एक रूप पद्य में भी है, गद्य में भी है। लेकिन वेद मुख्यतः क्या है? पद्य रूप में। पद्य का मतलब होता है जिन्हें कविता के रूप में गाया जा सके। ठीक, वो हो गए। और दूसरा, गद्य का मतलब होता है कहानी के रूप में। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये गद्य है,
और अगर मैं इसको कविता के रूप में लय बना के रखूंगा तो वो पद्य है। तो यहाँ पर क्योंकि ये पद्य रूप है तो उनका जो गद्य विस्तार है वो है ब्राह्मण। ठीक। अब इन्हीं से संबंधित है आरण्यक। जो जंगलों में लिखे गए साहित्य हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। एक एक करके समझेंगे भी। यहाँ पे ये डाउट में मत रहना कि ये तो हमें बताया ही नहीं कि ये कौन सा ब्राह्मण किसका है, या ये तो हमें बताया ही नहीं कि आरण्यक जंगलों में लिखे गए थे और क्यों लिखे गए थे। वो सब एक एक करके चलेंगे, हम डिटेल में समझेंगे। ठीक, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। अभी पहले एक बार थोरोली, फिर एक एक करके। तो देखो, वेदों को समझने के लिए उनके गद्य रूप, जंगलों में लिखे गए ये साहित्य। ठीक। उसके बाद ये 108 उपनिषद, उनमें से कुछ मुख्य उपनिषद ये हैं। जैसे मुंडक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद, सबसे मुख्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद। अब देखो कुछ नाम कॉमन मिलेंगे आपको। ऐत्रेय, तैत्रेय, ऐत्रेय, तैत्रेय, ऐत्रेय, तैत्रेय। ठीक। एक ये देखो, छांदोग्य, कौस्तिकी, कौस्तिकी, वृद्धारण्यक, वृद्धारण्यक, जैमिनी, जैमिनी। तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे से संबंधित है। अब है क्या, क्योंकि वेदों को आसानी से समझा नहीं जा सकता। वेदों को क्यों नहीं समझा जा सकता? क्योंकि वहां पर है, देखो हमें मान लिया हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास को आसानी से, इतिहास नहीं, मैथ्स, मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स को आसानी से नहीं समझा जा सकता। ऐसा है नहीं वैसे, लेकिन मान लेते हैं कि मैथ्स को आसानी से नहीं समझा जा सकता, तो क्यों? उसका रीजन है, मान लिया मैथ्स लिखा हुआ है और लैंग्वेज है उर्दू, है ना। हिंदी में है तो थोड़ा बहुत समझ भी लेंगे। अब यदि अरब का हम मैथ उठा लाएं तो आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना। उसके लिए चाहिएगा क्या? क्योंकि मैं इस तरह से उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हिंदी ही बोल दूंगा तो दिमाग में इमेज रहेगी कि अरे ये तो हो ही जाएगा। तो पहले क्या समझना पड़ेगा हमें? उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। हमें क्या समझना पड़ेगा? मैथ के फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। होता कैसे है मैथ, वो समझना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के, या फिर कोई भी लैंग्वेज है उसको भी समझने के लिए हमें व्याकरण भी आनी चाहिए। उसको पढ़ा कैसे जाता है हमें वो भी आना चाहिए। उसमें नियम क्या लगे हुए हैं हमें वो भी आने चाहिए। उसके पीछे की सोच क्या है हमें वो भी पता होनी चाहिए। वो क्यों लिखी गई है वो भी पता होनी चाहिए। हम पढ़ क्यों रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। मान लिया यही है इतिहास है। अब सबसे पहले आपको हिंदी पता होना चाहिए, ये जो लिखा हुआ है ये समझने के लिए। दूसरी चीज, हम इतिहास को पढ़ क्यों रहे हैं ये पता होना चाहिए। उसके पीछे का ध्येय क्या है वो पता होना चाहिए, है ना। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। तो सारी चीजों का पता होना चाहिए, तब जाके किसी चीज को समझा जाएगा। तो वो सारी चीजों का पता कैसे चले? क्योंकि ये तो श्रुति साहित्य है ना, पहले से कहे हुए फिर कहे हुए फिर कहे हुए। तो उसके लिए, ये इनको समझने के लिए उन्हीं का गद्य रूप ऐसा मान लें कि जैसे एक गाइड होती है ना। एक हमारी बुक हो गई और एक गाइड हो गई। तो वो जो गाइड का काम कर रही है वो ये काम कर रही है, उसका गद्य रूप। ठीक। उसके बाद में उस पर जो चिंतन का काम कर रही है वो ये काम कर रही है, क्या कैसे, वो सारे जो चिंतन वाले काम है जंगलों में जाके। उसके बाद में ये उपनिषद, उपनिषद क्या है सबको पता होगा। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद, गुरु के पास बैठ के लिया हुआ ज्ञान। ठीक है। अब क्या है, इन वेदों को समझना है। इनको समझने के लिए हमने गाइड उठा ली, हमने उस पर चिंतन कर लिया। अब ये जो सारा ज्ञान है इसको गुरु ने अपने शिष्य को दे दिया, वही क्लास। भाई मैंने इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें उठाई, उनसे इतिहास क्या है वो समझा। इतिहास की गाइड्स उठाई, उनसे इतिहास क्या है वो समझा। उसको समझ के मैंने आपको दे दिया, और जब आपको दिया तो वहां पर काम खत्म। यही तो चाहिए था। वैसे ही यहाँ पर जब ये इतिहास गुरु ने शिष्य को दे दिया
तो इसका अर्थ क्या हुआ, वेद यहाँ से शुरू हुए थे और यहाँ पर खत्म हो गए, तो ये हो जाते हैं वेदांत। समझ गया, आगे भी चल के इन्हें समझाऊंगा। तो वेदांत, तो वेदों का यहाँ पर अंत हो जाता है। तो उसमें से कुछ वेदांत ये हैं, मतलब गुरु ने शिष्य को ज्ञान के रूप में जो दे दिया। हो गया। अब जो नोट्स होंगे, है ना, जो पुस्तक है वो तो पुस्तक है, उसको समझने के लिए एक गाइड का सहारा लिया। वो गाइड मैं भी हो सकता हूँ या फिर कुछ गाइडर बुक्स भी हो सकती हैं। हमने उन सब से पढ़ा, उनके ऊपर चिंतन करा, हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए और वो नोट्स आपको दे दिए। तो वो जो नोट्स हैं वो उपनिषद है। अब समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ये स्मृति साहित्य, वो श्रुति साहित्य थे। हर वेद का 4 उपवेद हैं। 4 उपवेद क्या है, उन्हीं वेदों के अंश। उपवेद का मतलब उपवेद, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और शिल्पवेद अथर्ववेद का। तो मतलब क्या है कि जो वेद की एक मुख्य थीम है, तो उसमें से हिस्सा एक अलग हिस्सा जो हमें किसी एक खास विशेष थीम पर ले जाएगा। जैसे आयुर्वेद, सबको पता है, चिकित्सा शास्त्र। तो ऋग्वेद का एक हिस्सा जो हमें चिकित्सा के अंदर ले जाएगा। समझ गए होगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद का वो हिस्सा जो हमें युद्ध कलाओं को सिखाएगा। अब ये वैदिक साहित्य, जब वैदिक काल बताऊंगा मैं, तब उसमें समझ में आएगा किस तरह से युद्ध कला है, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होने लग रहे हैं तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, तो वो समझ आनी जरूरी है। सामवेद जो गंधर्व वेद को बताएगा। शिल्प वेद शिल्प कलाओं का ज्ञान जो देगा, अर्थात अथर्ववेद का वो हिस्सा। हो गया। अब 6 वेदांग, वेदों के अंग, अर्थात जिनके बिना वेद अधूरे हैं। और ये वेदों के अंग कौन से हैं, ये वेदों के अंग वही हैं, यदि आपकी मैथ की बुक में और उदाहरण दिए हुए हों जिनसे आप वेदों को समझ सकें, मतलब जिनसे आप एक्सरसाइज को समझ सकें, तो वो जो एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, वही हैं। और उसके साथ साथ और क्या है, सारी की सारी, मतलब क्या, ऐसा समझें आप कि कोई भी एक पुस्तक पढ़नी है तो उसके लिए हमें उसकी व्याकरण भी चाहिए, शिक्षा, हमें उसकी व्याकरण चाहिए है क्या, पढ़े कैसे इसको, वो आने चाहिए। हमें कल्प सूत्र किया था ना, एक एक करके बताऊंगा कौन से कल्प सूत्र होते हैं। ठीक, हमें उसकी व्याकरण भी चाहिए होते, पहले उसका ज्ञान चाहिए, उसकी व्याकरण चाहिए। निरुक्त, हमें वो किन छंदों में लिखा हुआ है, क्योंकि पहले जो काव्य लिखा जाता था, पद्य लिखा जाता था, वो छंदों में लिखा जाता था। कितनी मात्राएं, क्या बन, जैसे उदाहरण के तौर पर कि ये चौपाई बन रही है या दोहा बन रहा है ना। तो अभी वहां चौपाई दोहा नहीं, वहां हम केवल छंद, हम वहां उसकी मात्राएं और उन सब के किस प्रकार के छंदों में वो विभक्त है, तो उसकी बात कर रहे हैं, उसको समझना जरूरी है। ज्योतिष को समझना जरूरी है। तो कुल मिला के उनको समझने के लिए ये वेदों के अंग समझने जरूरी है। है ना, समझ गए। मतलब कैसे, जैसे एक पुस्तक है, उस पुस्तक में सबसे पहले क्या होता है, एक पेज होगा, प्रारूप जिस पर लिखा होगा, है ना, कंटेंट। उसके बाद सारांश लिखा होगा, पीछे परिशिष्ट लिखा होगा, तो वो सब एक एक करके हमें समझना है। ओके। 6 दर्शन, षड दर्शन जिन्हें बोला जाता है, इनकी संख्या भी याद रखें। जैसे उपवेद 4 है, वेदांग 6 है, ये भी याद रखने। 6 दर्शन है, 6 स्मृति साहित्य है, 18 पुराण है, 2 महाकाव्य हैं। दर्शन, सांख्य दर्शन, दर्शन वही, हमारा भारत दर्शन के लिए जाना जाता है, दार्शनिकता के लिए जाना जाता है। तो दार्शनिकता 6 प्रकार से भारत में आई है, मतलब भारतीयों ने पुराने समय में 6 प्रकार से दार्शनिकता को आगे बढ़ाया है। वो क्या, सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन, कपिल मुनि। योग दर्शन को सब जानते ही होंगे, है ना, पतंजलि। वैसे ही न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, तो ये सारे हमारे दर्शन जो अलग अलग पैटर्न में
हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारा एक तरीके से दार्शनिक चिंतन है वही, ठीक, दार्शनिक सोच। 6 स्मृतियां मैंने जैसे बताया था कि मनुस्मृति लास्ट क्लास में, मनुस्मृति क्या, जिसमें हमारे समाज के नियम वगैरह लिखे गए, तो स्मृतियां ये वही हैं। उनमें से 6 स्मृति, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद 18 पुराण। 18 पुराण कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक हो गए। चलिए, तो ये बृहस्पति, अच्छा यहाँ पे एक छुटी हुई है, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ठीक है, यहाँ पे एक छुटी हुई है कात्यायन। तो आगे चल के सारी स्मृति आएंगी, एक एक करके मैं सारी स्मृतियां बता दूंगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे विष्णु पुराण, ये हमारे पुराण, पुराण क्या है? आपने सुना होगा पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाएं मतलब पुराने समय की वो कहानियां जो किसी खास, या तो भगवान से या आध्यात्म से जुड़ी हुई हो, वो हमारे पुराण हैं, ठीक, उनको हम पौराणिक कहानियां बोलते हैं। जैसे विष्णु पुराण, सबने सुना होगा, विष्णु पुराण, विष्णु के अवतारों का वर्णन। मत्स्य पुराण, इसको ध्यान रखना है, मत्स्य पुराण को विशेष है, सबसे पुराना पुराण है, तो मत्स्य पुराण। शिव पुराण, सबने नाटक भी देखा होगा, शिव की कहानियां, उसी से समझ जाएंगे आप। विष्णु पुराण, विष्णु की कहानियां, विष्णु के 10 अवतारों की कहानियां। वामन पुराण, विष्णु का वो अवतार जो छोटे रूप में था, वामन मतलब छोटा, बोना अवतार, ठीक, इसी तरीके से ये अलग 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 कहानियां। मार्कंडेय पुराण, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अग्नि पुराण क्वेश्चन आता है, स्कंद पुराण क्वेश्चन आता है, पद्म पुराण क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, तो जब पुराण करेंगे तब हम इसे समझ लेंगे। और 2 महाकाव्य, एक महाभारत रामायण और दूसरा महाभारत। विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो कौन सा? महाभारत। तो ये 2 महाभारत हमारे महाकाव्य। तो ये क्या है? हमारे स्मृति साहित्य हैं। और स्मृति साहित्य एक बार देख लें जरा, ये हमारे 6 स्मृति साहित्य हैं, 4 उपवेद, 6 वेदांग, 6 दर्शन, 6 स्मृतियां, 18 पुराण, 2 महाकाव्य, ठीक। उसके अलावा ये स्मृति साहित्य, एक बार, स्मृति साहित्यों के साथ ये श्रुति साहित्य हैं। ये वेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, 108 है संख्या, याद रखना। यहाँ पर ये एक चीज याद रखना, ये ब्राह्मण 6 से 7 है, ये पंचविश और षड्विश, इन्हीं में से निकले हुए ब्राह्मण है, तो इनकी संख्या को आप छोड़ सकते हैं, दोनों की, क्योंकि ये मुख्य रूप से 6, लेकिन उनमें से ही निकला हुआ एक एक, दो दो, तो वो 7 और 8 ऐसे गिन लिए जाते हैं। तो 4 वेद और 108 उपनिषद, ये दोनों की संख्या याद रखनी है। ये हो गए। तो एक श्रुति साहित्य, एक हमारे स्मृति साहित्य, दोनों को मिला के बनता है हमारा क्या? दोनों को मिला के बनता है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, मतलब ब्राह्मणों के समय का, वैदिक समय का और वैदिक समय के बाद का, इन सबको मिला के बनता है हमारा धार्मिक साहित्य, ठीक। और धार्मिक साहित्य, इन दोनों को मिला के बन गया ब्राह्मण ब्राह्मणेतर। धार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य और संगम साहित्य को मिलाकर हमने कहा पूरा साहित्य हो गया, भारतीय साहित्य। उसके बाद ये जो भारतीय साहित्य था उसमें ये तीनों थे। उसके साथ साथ हम जो भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देख रहे हैं, तो पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, इसको हमने भारतीय साहित्यों के साथ मर्ज कर दिया, तो ये हो जाता है हमारा क्या? प्राचीन भारत के स्रोत। तो एक तरीके से उम्मीद है कि बेसिक समझ मैं दे पाया हूँगा। यहाँ पर आज हमें बेसिक समझ ही बनानी थी।
ध्यान रखें, कई बार ऐसा लगेगा हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए, विशेष तरह से ये पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए ऐसा लगेगा कि बहुत बोरियत रहेगी। वो इसलिए कि वहाँ पर समझ बनानी जरूरी है, क्योंकि प्राचीन भारत में कोई भी चीज़ को हम सटीकता से एक साथ में एक बार में नहीं बोल सकते कि ऐसा हुआ ही था। तो वहाँ पर हमें अगर वेद को समझना है तो ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि वेदांग क्या है, उपवेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इतनी सारी चर्चाएं, इतनी सारी बातें मैं इसलिए बीच में समझाने के उद्देश्य से बोल जाता हूँ। और जितना धीरे धीरे प्राचीन साहित्य को समझेंगे, प्राचीन भारत को समझेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे हम थोड़ा तेज जा सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक एक करके ये सारी चीज़ों को, पुरातात्विक स्रोत पहले समझेंगे और फिर हम साहित्यिक स्रोत को समझेंगे। ठीक, बीच बीच में हम पुस्तकें और ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। तो फिलहाल आज इतना ही। जुड़े रहिए सारथी से, और आगे बढ़ाते रहिए ज्ञान को, और थोड़ा सा चीज़ें समझते रहिए। चलिए, धन्यवाद।